Hello, students of PG Semester 1, 23-25 session. We are starting with this paper, Ability Enhancement Compulsory Course 1, AECC 1 paper, which is about environmental sustainability and Swachh Bharat Abhiyan. We are starting here with Unit 1. In Unit 1 of this paper, you have to learn about environmental ethics and ecosystem, the concept of these. So students, we start here with this topic where we will discuss. Our goal will be to make you understand the concept of environmental ethics. So before that, you should understand what is environment. आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट जब हम कहते हैं तो इससे क्या तात्पर्य है। ओके, आम बोलचाल की भाषा में जो एनवायरमेंट हम कहते हैं, वहाँ ऐसा एनवायरमेंट है, वहाँ वैसा एनवायरमेंट है, यानी रहने या काम करने की जगह या उस स्थान की परिस्थितियां, या कहें वातावरण। ठीक है, द कंडीशंस इन विच यू लिव, वर्क, एटसेट्रा। लेकिन साइंस की भाषा में अगर हम कहें एनवायरमेंट से क्या तात्पर्य है, तो एनवायरमेंट मतलब वैसा प्राकृतिक संसार जिसमें लोग और अन्य जीव जैसे पशु या पौधे, पशु और पौधे, लोग कहे जो उसका मतलब मनुष्यों से है, मतलब हम अलग कर लिए अपने आप को, हम मनुष्य, हम लोग, पशु और पौधे, साथ ही साथ सूक्ष्म जीव जहां रहते हो, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वह प्राकृतिक संसार संसार, इस संसार से मतलब है इस प्राकृतिक संसार में क्या क्या है, दुनिया में जहां रह रहे हैं ये सभी लोग। ठीक है, मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव, ये सब रह रहे हैं जहां उस प्राकृतिक संसार में है क्या, भूमि है। यह प्राकृतिक इन सब अवयवों से मिलकर बना है, भूमि, वायु, जल, ठीक, वह प्राकृतिक संसार जिसमें लोग, पशु और पौधे तथा सूक्ष्म जीव रहते हों,
उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इंग्लिश में कहे तो द नेचुरल वर्ल्ड वेयर the natural world which is composed of land, air and water. लिखते जाता हूं, the natural world for example the land, air and water in which people, animals, plants and microorganisms live, ठीक, is called environment. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप एनवायरनमेंट का कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि वैसी जगह जहां पर, और वह जगह जो है वहां पर सजीव भी है, निर्जीव भी है। तो एनवायरनमेंट का मतलब उन परिस्थितियों से भी है, साथ ही साथ उन ऑब्जेक्ट्स और कंडीशंस से भी है जो सराउंडिंग में मौजूद है। वो एक पर्सन है ए और वह इस सराउंडिंग में मौजूद है, और वह सराउंडिंग किसी बाउंड्री द्वारा निर्धारित है अगर, तो उस बाउंड्री के अंदर रहने वाला यह ए अगर कंफर्टेबली रह रहा है तो दैट बिकम्स इट्स फेवरेबल एनवायरमेंट, अनुकूल परिस्थिति वह कहलाती है। अगर यह कंफर्टेबली इस बाउंड्री के अंदर सुकून से रह रहा है, अपना कामकाज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर कंफर्टेबली है अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टेड यह ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स इस एनवायरनमेंट के द्वारा दी गई परिस्थितियां और इस एनवायरनमेंट में मौजूद बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही इस ऑर्गेनिज्म ए के अनुकूल है। ठीक, बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि जीव जंतु पौधे जो सजीव हैं वो बायोटिक फैक्टर्स हो गए। ठीक, जैसे यहां पर जो इस डेफिनेशन में लिखे हैं आप देखिए, वह प्राकृतिक संसार, इस प्राकृतिक संसार में भूमि, वायु, जल, यह हो गए एबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक एलिमेंट्स। एलिमेंट का हिंदी क्या होगा? अजैविक अवयव इसके। और इस प्राकृतिक संसार में जो रह रहे हैं लोग, पशु, पौधे तथा सूक्ष्म जीव, ये हो गए इसके बायोटिक फैक्टर्स। ठीक, तो इस एनवायरनमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंक्लूडेड है। तो दोनों है इस एनवायरनमेंट के अंदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो दैट मीन्स, और चूंकि यह भूमि, वायु, जल के ऊपर है, तो प्रकृति में मौजूद भौतिक, रासायनिक और
भी दूसरी प्राकृतिक गतिविधियां या बल जो भी हो रहे हैं उनसे यह प्रभावित होती है। ठीक। तो कहने का मतलब द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स वेदर बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ exert pressure on the organism। इसीलिए एनवायरमेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक, फिजिकल प्लस केमिकल प्लस बायोलॉजिकल बायोटिक फैक्टर्स का और यह सब मिलके, चूंकि ये फैक्टर्स मौजूद हैं उस एनवायरनमेंट में, तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसके ऊपर यह प्रभाव डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मनुष्य है, यहाँ ह्यूमन है, एनवायरनमेंट इसके लिए मैटर करता है क्योंकि ये समझता है एनवायरनमेंट को। तो ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब जो बायोटिक फैक्टर्स हैं वह सब इस ह्यूमन के एनवायरनमेंट में आ गए, उसके पर्यावरण में सम्मिलित हो गए और उस पर्यावरण से यह ह्यूमन अलग है या उस पर्यावरण के अंदर है। ठीक है, उस पर्यावरण के अंदर है और बाकी का जो पर्यावरण है उसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म सम्मिलित है। जैसे यही ह्यूमन किसी एक ऐसे पर्यावरण में चला जाए, जंगल में चला जाए अफ्रीका के, जहां पर शेरों की बहुतायत है, शेर भी एक बायोटिक फैक्टर है, तो उस एनवायरनमेंट में इस ह्यूमन के लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दैट एनवायरनमेंट विल नॉट बी सुटेबल फॉर दिस पर्सन, बट ये एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए एनवायरनमेंट के ये बायोटिक फैक्टर्स। अब एनवायरनमेंट पूरी पृथ्वी पर एक समान है नहीं, कहीं पर जंगल है, कहीं समुद्र है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर्वत की चोटियां हैं। तो इन सभी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में ये फिजिकल, केमिकल और बायोटिक फैक्टर्स के फोर्सेस अलग अलग हैं, अलग प्रकार के हैं। तो वहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स भी अलग अलग तरह के हैं जो उन परिस्थितियों के अनुकूल बन गए हैं। ओके। और अनुकूल हो जाने के बाद उस एनवायरनमेंट में वह एडजस्टेड हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जीव उथले समुद्र में जीवित नहीं रह सकते, एंड वाइस वर्सा। नमकीन और खारे पानी में पाए जाने वाली मछलियां मीठे जल में सरवाइव नहीं कर सकती, उनके लिए वो एनवायरनमेंट सुटेबल था। तो जीवों का अपने एनवायरनमेंट के साथ संबंध है, अपने अपने रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट के साथ। उस एनवायरनमेंट की, उस माइक्रो एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट की बाउंड्री हो सकती है जो कि भाग है एक संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक विस्तृत एनवायरनमेंट का। एक बबल के अंदर दूसरा बबल है,
बड़े बबल के अंदर कई सारे छोटे बबल्स हैं। ठीक। तो यह पेपर हमें यही सिखाता है कि चूंकि हम अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो हमारा संबंध अपने पर्यावरण के साथ कैसा होना चाहिए, मधुर या शत्रुता भरा। हम इसे नष्ट करें या इसे बचाएं, हम इसके रिसोर्सेज को कंजर्व करें या हम इसके रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन करते हुए इसे नष्ट करें। यह चॉइस हमारे ऊपर है, क्योंकि बाकी सारे बायोटिक फैक्टर्स में से मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के द्वारा। फिजिकल फैक्टर्स, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल तो लैंड पर ही है, एटमॉस्फेयर हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल का पीएच हो गया, हर छोटी छोटी बात, सूक्ष्म बात, टेम्परेचर हो गया, ये सब फिजिकल फैक्टर्स हैं। अगर एनवायरमेंट जब तक अनुकूल बना हुआ है उस जीव के रहने के लिए, तब तक एनवायरमेंट उस जीव के जेनरेशंस तक को ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस या मदद करता रहेगा। सिर्फ उसके लाइफ पर ही नहीं, उसके आगे आने वाले जनरेशन को भी। लेकिन अगर इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो गया, तब वह एनवायरमेंट अनुकूल नहीं रह जाएगा, परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर हमारे अनुकूल है। ठीक, 20% ऑक्सीजन और 79%, सॉरी, हाँ 79% आपका नाइट्रोजन लगभग पृथ्वी पर के वायु में। लेकिन अगर कार्बन उत्सर्जन और ज्यादा हम करते गए, तब यही कंपोजिशन बदल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तब परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। तो हमारा उद्देश्य है इस पेपर का कि इस एनवायरनमेंट के प्रति हमारा क्या एथिकल अप्रोच होना चाहिए। एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग एनवायरनमेंट का मतलब समझे होंगे। ठीक है, हम एनवायरनमेंट के मतलब से यह तात्पर्य रखते हैं कि एनवायरनमेंट इज ए सम टोटल ऑफ, फिर से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इज ए सम टोटल ऑफ all the living and non-living elements and their effects that influence human life। ठीक, जिसमें लिविंग एंड बायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिश फिशरीज, बर्ड्स एटसेट्रा। और नॉन लिविंग, जिसे हम एबायोटिक एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कहते हैं, वह भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि वाटर, लैंड, सनलाइट, रॉक, पीएच, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एयर एटसेट्रा। तो ये एनवायरनमेंट काम कितने प्रकार से हमारी मदद करता है आप जानते ही हैं, फिर हम उसे यहां लिस्ट कर देते हैं। एनवायरनमेंट हमें कई प्रकार से मदद करता है। इनफैक्ट यह हमें जीवित रखता है, हमें यह रिसोर्स प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स
the supply of resources to us. यह और इन्हीं रिसोर्सेज से हम प्रोडक्शन करते हैं। जो हम प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके लिए का जो रॉ मटेरियल है वो कहीं चांद से या मंगल से लेके तो नहीं आते हैं। इसी धरती से, इसी एनवायरनमेंट से हम उसे प्राप्त करते हैं। तो हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब एनवायरनमेंट के रिसोर्स से ही कर रहे हैं। तो इन रिसोर्सेज से जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या इन रिसोर्सेज की सप्लाई फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? क्या एक दिन यह रिसोर्सेज पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगे या इनका जनरेशन होता रहेगा? तो ये रिसोर्सेज दोनों प्रकार के हैं। जिनका जनरेशन हो सकता है उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स। और जिनका जनरेशन नहीं हो सकता है वो लिमिटेड अमाउंट में है अर्थ पर, और वह दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। एक दिन उनकी सप्लाई समाप्त हो जाने वाली है। उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ओके। जैसे सनलाइट एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये रोज मिलते रहेगा, उसकी आपूर्ति अक्षय है। लेकिन कोल की आपूर्ति अक्षय नहीं है, ये खत्म हो जाने वाले हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। लेकिन सनलाइट, विंड टरबाइन से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, ओशियन करंट से एनर्जी प्राप्त करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से करते हैं, जल की धाराओं से, वो सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम अभी एनवायरनमेंट से क्या बेनिफिट है, क्या हमें प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग which environment does is it sustains life. सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ है तभी इन रिसोर्सेज का महत्व भी है। लाइफ नहीं है तो ये रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रह के पड़ा रहेगा। जैसे मार्स पर लाइफ नहीं है, उस मार्स की धरती के अंदर जो सोना है वह किसी काम का नहीं है वहां के लिए। अगर वहां लाइफ होती, लोग होते, तो काम का होता। धरती के अंदर भी जो सोना है, अगर मनुष्य नहीं होते तो कुत्ता बिल्ली के लिए सोना का कोई काम नहीं है। कोल पेट्रोलियम का कोई काम नहीं है उसके लिए। कहने का मतलब हुआ एनवायरमेंट जो है जीवन को की संतति बनाए रखता है। ओके। क्योंकि एनवायरमेंट सनलाइट प्रदान करता है जिससे पौधे जीवित रहते हैं। सनलाइट, सपोज अगर कोई ऐसा पृथ्वी के चारों तरफ बादल घिर आए जिससे सनलाइट अवरुद्ध हो जाए तो दुनिया में अकाल पड़ जाएगा। प्लांट्स की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन घट जाएगा। ठीक। अगर मिट्टी उर्वरा है, उपजाऊ है, और वह अगर बंजर हो गई तो फिर उससे भी फर्क पड़ जाएगा। सूखा पड़ गया, पानी का कहीं बाढ़ आ गया तो उससे फर्क पड़ जाएगा वहां के लाइफ फॉर्म्स पर। दोनों ही प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स
दोनों में। और यह सनलाइट कह लो, सॉइल, वाटर, एयर, यह सब ह्यूमन लाइफ के लिए भी जरूरी है। ओके। यह लाइफ को सस्टेन दूसरे बायोटिक तरीके से भी करता है, क्योंकि यह एनवायरनमेंट जो है वह एक जेनेटिक डाइवर्सिटी पर प्रदान करता है, एक बायोडाइवर्सिटी इसकी वजह से आती है। एनवायरनमेंट जो है वह इस प्रकार से हमें मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, एनवायरनमेंट हमारे द्वारा उत्पन्न जो वेस्टफुल सब्सटेंस है उसे भी अपने में समाहित कर रहा है, अन्यथा कचरे का अंबार लग जाता। सो इट एसिमिलेट्स वेस्ट। कोई डेड बॉडी कुछ दिनों में अपने आप सरकर मिट्टी में मिल जाती है, या वेस्ट एक्सक्रीटा जहां भी जमा हो रहा है वह डिकम्पोज हो रहा है खुद ब खुद, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, सॉइल बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से। एनवायरमेंट में प्रेजेंट वल्चर्स डेड बॉडी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो सड़े नहीं, जिससे वो सड़ने से बच जा रहे हैं और उनका भी काम चल रहा है, दोनों फूड चेन से बंधे हुए हैं। सो एनवायरमेंट और पेड़ पत्तों से टूटी हुई पत्तियां, और भी पेड़ के दूसरे पार्ट जो भी जमीन पर गिरते हैं वह भी अंत में एक दिन सड़ जाते हैं। सो इस प्रकार से एनवायरमेंट इज helping us to getting rid of the in getting rid of the garbage। देखो, environment helps in getting rid of garbage। और इस प्रकार से अगर क्लीन एनवायरनमेंट अगर मेंटेन्ड है विदाउट बीइंग मच डिस्टर्ब्ड, then it enhances the quality of life। अगर वायु प्रदूषित नहीं है या कम है तो उस स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में एक बदलाव, जीवन स्तर अच्छा होगा, उनके हेल्थ अच्छा होगा, उनके लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी। और जहां पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर बीमारियां होंगी सांस से संबंधित। चाहे वायु प्रदूषित हो, चाहे जल प्रदूषित हो, चाहे भूमि प्रदूषित हो, उस जगह पर रहने वाले जीव उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। सो इट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लीन एनवायरनमेंट अगर है, अच्छा एनवायरनमेंट है, तो उससे लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसी वजह से तो हम लोग पहाड़ों में, नदियों के किनारों पर माउंटेनियरिंग करते हैं या रिवर राफ्टिंग करते हैं, डेजर्ट में सफारी करते हैं, ताकि हम नेचर की ब्यूटी का को एंजॉय कर सकें, अपने क्वालिटी को, लाइफ को हम बढ़ा सकें।
अपने स्थान से निकल के दूसरे स्थान पर गए इसी एनवायरनमेंट को एंजॉय करने। ठीक। सो हमें आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर निर्भर हों। इस एनवायरनमेंट की को अगर हमको सस्टेन रखना है और अपनी निर्भरता नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर हमें घटानी होगी। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो कभी एग्जॉस्ट होने वाले नहीं है, कभी डिप्लीट नहीं होंगे। उन्हें हम कंटिन्यूअस यूज करते रहें तो भी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक दिन एग्जॉस्ट हो जाने वाले हैं उनके कंटिन्यूअस यूज की वजह से। जैसे पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ट्री रिन्यूएबल रिसोर्स है। ट्री को अगर काट दिए तो फिर से दूसरा ट्री उगाया जा सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो आ जाएगा। लेकिन धरती पर जो कोयले की निश्चित मात्रा है वह मात्रा तो दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, क्योंकि कोई नया कोल प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है पृथ्वी के अंदर कोई नया पेट्रोल नहीं बन रहा है। जो बना था ये सब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब पृथ्वी के जीवन काल में कार्बोनिफेरस एरा में पीरियड में बना था। कार्बोनिफेरस पीरियड डायनासोर के भी उत्पत्ति से पहले। उसके बाद यह बना ही नहीं। तो मतलब ये कार्बोनिफेरस पीरियड में एक मास ये कैटास्ट्रोफी आई थी जिसमें, क्योंकि इसके पहले डिकम्पोजर्स नहीं थे धरती पर, यानी सड़ाने वाले बैक्टीरिया। तो कार्बोनिफेरस पीरियड से इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन हम, क्योंकि कार्बोनिफेरस आया था, डायनासोर आया था पृथ्वी पर 225 मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स से वो। तो कार्बोनिफेरस इसके भी पहले है। ठीक है। वो होगा करीब 250 से के अराउंड एरो मिलियन ईयर से। वो आप देख सकते हो, देख लेना गूगल करके कार्बोनिफेरस पीरियड कब था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4600 मिलियन ईयर्स एगो। और यह कार्बोनिफेरस पीरियड आया था 250 मिलियन ईयर्स एगो ही। तो इतने सालों तक पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु या जो पौधे थे उनके मरने के बाद, उनके डेथ होने के बाद उनका कैराकस बॉडी या पार्ट, प्लांट का पार्ट धरती पर गिरने के बाद वह सड़ते नहीं थे। समुद्र में भी रहने वाले जो पानी में जीव थे वो भी, उनका भी जब डेथ होता था तो वो मरने के बाद सी बॉटम पर जमा होते थे, सड़ते नहीं थे। और जमीन पर तो पेड़ पौधों के टुकड़े जो थे, उस समय पेड़ भी बहुत कम थे जमीन पर, जिम्नोस्पर्म्स की वेराइटीज कुछ थी, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो इसके बाद आया था डायनासोर के टाइम पर। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे, तो उससे पहले जिम्नोस्पर्म्स जो थे या ब्रायोफाइट अदर प्रकार के प्रिमिटिव प्लांट्स जो थे वह लैंड पर थे। वह लैंड पर गिरते रहते थे, इतने सालों तक गिरते रहे, सड़ते नहीं थे, तो जमीन पर इनका अंबार था। और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो कैटास्ट्रोफिक इवेंट, प्रलयंकारी घटना हुई जिसके फलस्वरूप पृथ्वी
के टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजन हुआ था और इसके बीच में ये सब समाहित हो गए थे, जो धरती पर पाए जाने वाले उस समय, और जिन जिन, क्योंकि पूरी धरती पर ये इनका अंबार था, तो जिन जिन जगहों पर ये टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के टूटे और वहां पर से वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ और फिर उसमें समाये वो अवशेष और प्रिजर्व्ड हो गए, उन उन जगहों पर कोयले की खदानें हैं। और पेट्रोलियम जो सी बॉटम में डेड बॉडी डिपॉजिट हुआ, दैट वेयर बरीड एंड दैट बिकम क्रूड ऑयल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर एनिमल्स थे, उसमें मछलियां ही थी जीव के नाम पर, और वो सब समुद्र में रहते थे। जमीन पर कोई जीव नहीं था, जमीन पर कुछ प्लांट्स थे। तो एनिमल्स तब्दील हुए पेट्रोलियम में और प्लांट्स तब्दील हो गए, और यह घटना हुई थी कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो जितने इसमें कोल बनना था वो हो गया, उसके बाद कभी नहीं। तो ये सब डिप्लीट हो रहे हैं डे बाय डे, तो दे विल एग्जॉस्ट वन डे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू दिस ecosystem thing, how this environment and ecosystem are incorporated into each other and what is its meaning. आई होप कि आप एनवायरमेंट का मतलब समझ गए होंगे, इससे क्या हमें फायदा है, कैसे हमें ये प्रभावित करता है। अब आप, एक और टर्म है जिसका नाम है इकोसिस्टम, हिंदी में इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इससे क्या मतलब है और एनवायरमेंट से क्या मतलब है। एनवायरमेंट तो मतलब आपको समझा दिए। तो एनवायरमेंट हो गया किसी भी स्थान का या पूरी पृथ्वी का कह ले, वहां की परिस्थितियां, आप डेफिनेशन से जान रहे हैं। लेकिन इकोसिस्टम कहते हैं पृथ्वी के उस भूभाग को, उस ज्योग्राफिक एरिया को, जहां पर ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ। तो अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर एक, सपोज करो, एनवायरमेंट है, पर्यावरण है। उस पर्यावरण की परिस्थितियां पृथ्वी के भिन्न भिन्न हिस्सों पर भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, और उन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप वहां का इकोसिस्टम है पाया जाने वाला। ठीक है, जैसे पृथ्वी के किसी भूभाग में कोई ऐसी परिस्थिति है कि वहां पर समुद्र है, तो वहां पर पाए जाने वाले जीव उस इकोसिस्टम में है जिसका नाम है मरीन इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम को हम मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें समुद्र में पाए जाने वाले, इस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जीव जमीन पर रहने वाले जीवों से भिन्न है, यहाँ की परिस्थितियां भिन्न है। जैसे धरती पर कहीं फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, या है ही, हो क्या सकता है। कहीं पर जंगल है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, कहीं पर डेजर्ट है तो डेजर्ट इकोसिस्टम है। पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 मीटर से ऊपर ठंडी जलवायु के कारण, जैसे हिमालय के उच्च शिखरों पर, टुंड्रा इकोसिस्टम है जिसमें कोनिकल फॉरेस्ट और उस प्रकार के बड़े बड़े फरों वाले जानवर मिलते हैं हमें देखने को। लैंड पर घास के मैदानों वाला इकोसिस्टम है ग्रास लैंड इकोसिस्टम, इसमें घोड़े भी चढ़ते हैं। अब इन एशिया में सवाना है। एनीवे, कई प्रकार के ये इकोसिस्टम है परिस्थितियों के अनुसार।
कहीं पॉन्ड है तो पॉन्ड इकोसिस्टम है, उस पॉन्ड में फ्रॉग है, फिश है, एल्गी है, कई तरह के उसमें डाइवर्सिटी है, वहां पर कई तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो कहने का मतलब कि एनवायरमेंट के अंतर्गत इकोसिस्टम है। एनवायरमेंट की भिन्न भिन्न परिस्थितियों के मुताबिक उस लोकल स्थान का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर एक बैलेंस है। ठीक, यही ये बैलेंस उस सिस्टम के अंदर जो फूड चेन मौजूद है उसकी उस उसकी वजह से है। क्योंकि एक्वेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल मरीन इकोसिस्टम में रहने वाले जीव जो होंगे उनका जो खाना होगा इसी इकोसिस्टम में रहने वाले दूसरे जीव या कोई दूसरा पादप हो। मरीन इकोसिस्टम में रहने वाले, समुद्र में रहने वाली मछली जमीन पर जाकर के दूसरे जीवों को तो नहीं खाएगी, वो समुद्र में ही रहने वाले जीवों पर अपने आहार के लिए निर्भर रहेगी। उसी तरह फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहने वाला जीव फॉरेस्ट में ही रहने वाले दूसरे जीव पर अपने आहार के लिए निर्भर होगा। प्लांट के संदर्भ में देखें तो जहां पर सनलाइट की मात्रा जितनी, वहां पर जंगल उतने घने। ठीक, तो ecosystem in a bigger picture is a part of a bigger environment of earth, and it has several different types of ecosystem in it. तो चूंकि इकोसिस्टम इन ए बिगर पिक्चर इज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, सो एनवायरमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वही कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक, जैसे अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो यहां पर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? लैंड तो है ही, जिसमें सॉइल है, रॉक है, ये सब कंपोनेंट्स हैं। फॉरेस्ट में कहीं पॉन्ड होगा, कोई छोटी वाटर बॉडी है, या कोई रिवर हो, या कोई दलदली क्षेत्र हो। ये सब फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। लेकिन इस एक्वेट लेकिन मरीन इकोसिस्टम में कोई पॉन्ड नहीं, कोई रिवर नहीं, कोई फ्रेश वाटर नहीं। यहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स अलग प्रकार के हैं। तो एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के पाए जाने के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि फिर से आप समझिए, टुंड्रा इकोसिस्टम में यहाँ की जलवायु ठंडी है। ग्रेटर हिमालय, अपने देश में यह ग्रेटर हिमालयाज के क्षेत्र में पाया जाता है, तो वहां पर टेम्परेचर कम है। लेकिन डेजर्ट इकोसिस्टम में टेम्परेचर ज्यादा है। तो तो यही फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंट मात्रा में है, या अब्सेंट भी हो सकता है दूसरे में कोई फैक्टर। ठीक है, जैसे टुंड्रा इकोसिस्टम में स्वैम्प, दलदल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर टुंड्रा इकोसिस्टम फ्लैट सरफेस पर, फ्लैट मैदान में है, ठीक है, हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, ये रसिया में है कि वहां की मैदानें भी इतनी ठंडी है। हमारी पर्वत चोटियां ठंडी है, उनके मैदान ठंडे हैं इतने। तो वहां के मैदान में टुंड्रा इकोसिस्टम है, तो उन मैदानों में नदियां भी हैं, तालाब भी हैं, गिले लेक्स भी हैं।
ग्लेशियर्स भी हैं। और हमारे टुंड्रा इकोसिस्टम में ग्लेशियर्स हैं, कोनिकल फॉरेस्ट्स हैं, ये सब है। यहाँ भी कोनिकल प्लांट्स हैं। तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी हो सकती है, वह वन हैज टू लुक इनटू केयरफुल डीप इनटू दिस। ज्यादा उसको गहराई से देखने पर आप पाओगे। तो कहते हैं कि यही जिन फैक्टर से एनवायरमेंट है वही फैक्टर्स इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके भी। बायोटिक कंपोनेंट्स आप जान ही रहे हो, प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग, जैसे वेदर, लैंडस्केप, सॉइल, रॉक एक्सेट्रा, ये सब बताया जो। सो इस इकोसिस्टम में क्यों इसका महत्व है? एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम के अनुकूल है, उन परिस्थितियों के वह अनुकूल हो गया है, वहां वह कंफर्टेबली रह रहा है। अगर उसे ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरे इकोसिस्टम में, उस एनिमल को, और वह इकोसिस्टम में वह मौजूद नहीं है वह एनिमल, और उसे ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वह उस इकोसिस्टम में प्रभाव डालेगा। और ज्यादातर यह प्रभाव नकारात्मक प्रभाव होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्मीज पाइथन is not the native of North America. In fact, Burmese python is found in Southeast Asia. But nowadays, you will find Burmese python in Florida. अमेरिका का एक प्रांत है। तो बर्मीज पाइथन फ्लोरिडा में क्या कर रहा है? और वह भी एक दो चार 10 जू में नहीं, या कोई किसी का प्राइवेट पॉन्ड या पूल में या घर में नहीं, यहाँ के नेचुरल हैबिटेट में प्रवेश कर गया है वो। और बहुतायत है इसकी संख्या, मात्रा। तो यह जीव अपने इकोसिस्टम से, अपने रीजन से निकल के यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया। जिस इकोसिस्टम में यह पहले बर्मीज पाइथन था वह भी स्वैम्प था, एंड फ्लोरिडा भी स्वैम्प है, दलदली क्षेत्र है। सोचिए, परिस्थितियां फिर भी सेम है, और टेम्परेचर साउथ ईस्ट एशिया और फ्लोरिडा का लगभग ज्यादा अंतर नहीं है टेम्परेचर। और फिर भी चूंकि फूड चेन में बर्मीज पाइथन वहां नहीं प्रेजेंट था फ्लोरिडा में पहले से, अब इसके इंट्रोडक्शन से, चूंकि ये कुछ दूसरे जीवों को तो खाएगा ही, कार्निवोरस है, तो ये जिन भी जीवों को खाएगा वह जीव फिर वहां से उस इकोसिस्टम से कम होंगे, और वह जीव भी किसी का भोजन होगा। तो एक प्रकार का यह जो फूड चेन का लिंक है वह गड़बड़ हो गया इसके इंट्रोडक्शन से। प्लस इसको तो फायदा हुआ बहुत, क्योंकि यह नए इकोसिस्टम में आ गया, यह एक ताकतवर जीव है, और इसको खाने, फिर भी इसको खाने वाले, इसको प्रिडेट करने वाले, बर्मीज पाइथन को शिकार बनाने वाले जो जीव थे वह इसके नेचुरल हैबिटेट में थे, साउथ ईस्ट एशिया में थे या नहीं थे। जो यहाँ तो इसका नया इंट्रोडक्शन है, इसका कोई दुश्मन पहले से है नहीं, किसी को इसको शिकार की आदत नहीं है दूसरे जीव को, तो यहाँ पर ये शिकार होने से बच जा रहा है, लेकिन शिकार कर रहा है। तो इस प्रकार से यह बैलेंस किस एक एबायोटिक फैक्टर के दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोडक्शन से वह बैलेंस गड़बड़ा गया। एंड द यूएस गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड on this to catch as many Burmese python in Florida state. बट क्या करे, कहां से निकालेगा उसको? दूसरा एग्जाम्पल आप से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक था
एक सेकेंड। तो दूसरा हम एक उदाहरण देना चाह रहे थे यहाँ पर, कॉमन एक फेमस उदाहरण है, एक एनिमल है जिसका नाम ट्वार टारा है। ट्वार टारास, यह एक सरीसृप वर्ग का प्राणी है, रेप्टाइल है। और इसका जो नेटिव स्थान है वह है न्यूजीलैंड। ट्वार्टारा न्यूजीलैंड के अलावा दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, सिर्फ यहीं पाए जाते। ये एक मध्यम आकार की, हाथ 2 हाथ लंबाई की एक छिपकली है, जो कि न्यूजीलैंड में रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं। उनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ का जलवायु, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, जंगल है, पहाड़ है, वहाँ ट्वार्टाराज रह रहे थे। समवेयर अराउंड 17th century when Europeans migrated there, they brought rats, mouse with them in their ships to this land, न्यूजीलैंड। जब यूरोपियंस न्यूजीलैंड में कॉलोनियां बसा रहे थे तो उनके जहाजों में चूहे भी वहां पहुंच गए, न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड मैमल्स के नाम पर मार्सुपियल्स का देश था, सिर्फ। आज के डेट में अदर मैमल्स की वेराइटीज यहाँ पर हैं। रैबिट इंट्रोड्यूस हुआ, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया भी मार्सुपियल्स, पाउच वाले मैमल्स, जैसे कंगारू वगैरह, स्तनपायी मैमल्स यहाँ पर नहीं पाए जाते थे। 17th century में जब विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया की खोज हुई, स्पेनिश, पुर्तगीज जो वायजर्स थे वो सब बड़े बड़े अभियानों पर निकले, उन्होंने जमीनों की खोज की, वो अपने जहाज में उनके साथ एनिमल गए। ये चूहे न्यूजीलैंड में जाकर के इनका पसंदीदा भोजन हो गया ट्वार्टाराज के अंडों को खाना, एग। तो ट्वार्टाराज की प्रजाति संकट में आ गई, और उस समय से जो चूहे पहली बार आए यहाँ और उन्होंने प्रजनन कर, न्यूजीलैंड के घर घर में चूहा है, पूरे आइलैंड पर फैल गए। तो न्यूजीलैंड के कई सारे आइलैंड से ट्वार्टाराज विलुप्त हो गए हैं। सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स पर ट्वार्टाराज बचे हैं। तो अभी भी हैवी प्रोटेक्शन में है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं उनकी प्रजाति को नष्ट होने से बचाने के लिए, लेकिन इस कारण क्या है? चूहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ चूहा, जो कि न्यूजीलैंड के इकोसिस्टम का पार्ट नहीं था हिस्टोरिकली पहले कभी, इसके इंट्रोडक्शन से कितना विनाश हो गया। चूहा को कोई खाने वाला नहीं, पहले तो शुरू शुरू में, बाद में आदत बनाएगा। चूहा पहले है नहीं, इसको खाने की आदत नहीं है। वहां के सांपों को भी वो बाद में इनका आहार बनेगा, लेकिन वो भी ये ज्यादा सक्सेसफुल हुए। नया क्षेत्र इनका कोई शिकार नहीं, उल्टा इसको शिकार करने का बहुत सारा। खैर, तो कहने का मतलब हुआ कि एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जीवन है। और इस, चूंकि एनवायरमेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एनवायरमेंट का पार्ट है, और ये इकोसिस्टम कई प्रकार के हैं, उस एनवायरमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से इकोसिस्टम, जिसे हम बायोम्स भी कह सकते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, अभी जो लिस्ट बनाए थे, डेजर्ट, टुंड्रा एटसेट्रा, ये सब फॉर इकोसिस्टम्स को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो ऊपरी तौर पर हो गया। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम को, 2 तरह के पानी में रहने वाला का कंडीशन, मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं।
मरीन में भी हम कुछ जीव जो है जो पानी की गहराइयों में रहना पसंद करते हैं और कुछ उथले पानी में रहना पसंद करते हैं, बेंथिक और दूसरा वाला, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है अगर, यानी जमीन वाला, तो इसमें भी कई प्रकार हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना, ट्रॉपिकल। फॉरेस्ट में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टैगा। तो इन सब इकोसिस्टम के भी फिर अलग अलग और भी प्रकार हैं, उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा यह फर्ज बनता है कि इस इकोसिस्टम को बचाना। इकोसिस्टम को बचाएंगे तो अल्टीमेटली हम एनवायरनमेंट को ही बचा रहे हैं डिग्रेड होने से। और आज हम की दुनिया में हम ऐसे दो मुहे पर खड़े हैं जहां पर हमें एनवायरनमेंट, एक तरफ एनवायरनमेंट को बचाने की आवश्यकता है तो दूसरे तरफ हमें विकास भी करने का दबाव है। और ऐसा देखा क्या गया है, हमारा जो मॉडल है विकास करने का मनुष्यों का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ही टाइम से, इट स्टार्ट्स विद द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन। कोई भी फैक्ट्री लगाएगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट, एफ्लुएंट्स या धुआं, चिमनी, उसका डिस्चार्ज, वो किसी वाटर बॉडी में जा रहा है डिस्चार्ज, और चिमनी का डिस्चार्ज एयर में जा रहा है, जो कि पृथ्वी पर पहले नहीं होता था। तो हम एक ऐसे क्रिटिकल इंटरसेक्शन पर हैं जहां पर हमें अपने समझ बूझ से बैलेंस करते हुए चलना है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन करने की हैबिट से अगर हम बच गए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एनवायरनमेंट की बहुत हेल्प हो जाएगी, डिग्रेडेशन से बच जाएगा। जैसे अगर खाना बनाने के लिए कोई, अगर यह ग्रामीण सोचे जो जंगल के बगल में रहता है, अगर उसकी सोच इस प्रकार की हो जाए कि हम, चूंकि खाना बनाने के लिए जो लकड़ियां उस चूल्हे के लिए जो वह बीनेगा तो जंगल से प्राप्त करेगा, तो क्यों हम जंगल से सूखी लकड़ियां और जो नीचे गिरे हुए जो पेड़ के अवशेष हैं उसको हम कलेक्ट करें, बजाय कि हम किसी फ्रेश पेड़ को काटें, जिंदा पेड़ को। हम पेड़ को लगाएं, कोल और पेट्रोलियम का लिमिटेड यूज करें। तो ये ऐसे ऐसे हैबिट्स हैं जो कि मनुष्यों को डेवलप करने की आवश्यकता है। यही हम एनवायरमेंटल एथिक्स में सीखेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम तभी सस्टेन करेगा जब हम उस इकोसिस्टम में रहने वाले जीव एनवायरमेंट के प्रति अपने नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। अब कुत्ता बिल्ली तो नैतिक दायित्व का निर्वहन करेगा नहीं, वो लोग एनवायरमेंट को डिग्रेड भी नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है जो कि खुद, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर है, अंत में वो मिट्टी में मिल जाता है और उसकी उर्वरा शक्ति को ही बढ़ाता है। ह्यूमंस, हम लोग कर रहे हैं एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन। सो इस एनवायरमेंट को बचाने का नैतिक दायित्व भी फिर सिर्फ मनुष्यों पर ही है। ठीक है। तो हमको नैतिक दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि एनवायरमेंट तो बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। तो एनवायरमेंट को बचाने का जो नैतिकता है, नैतिक जो सोच समझ है, वह हमें प्राप्त होगा अपने ही आदर्शों से, सिद्धांतों से।
क्योंकि किसी भी मनुष्य से आप पूछो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, आप उससे अगर पूछो कि प्रकृति के साथ आपका संबंध कैसा होना चाहिए, भले ही वो प्रकृति को के साथ छेड़छाड़ करता हो, लेकिन मानेगा अवश्य ही कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो इसको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये अपना जीव का कॉमन सेंस है ही, ऑलरेडी है, हालांकि हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग ले रहे हैं अपने जीवन के लिए, ये तो समझ सभी में है, उस ऑक्सीजन का रहना नितांत आवश्यक है उस मात्रा में। तो एनवायरमेंटल एथिक्स को समझने के लिए हमें उन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स से गाइड होना होगा, जिसमें हम यह सवाल करते हैं कि हमारा इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्शन कैसा है, और वह इंटरेक्शन इकोसिस्टम के साथ एक लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हेल्थ को भी डिसाइड करता है। अगर हमारा अप्रोच डिस्ट्रक्शनल है तो शॉर्ट टर्म ना सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में एनवायरमेंट के हेल्थ को अवश्य ही बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एनवायरमेंटल एथिक्स है क्या? डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? एनवायरमेंटल एथिक्स, व्हाट इज इट? ये पर्यावरण के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी है, वह है एनवायरमेंटल एथिक्स। तो इसमें वो सभी आदर्श, वो सभी सिद्धांत आ गए जो हमारा संबंध प्रकृति के साथ तय करते हैं। हम प्रकृति के साथ निर्भर हैं, उस पर निर्भर है, तो उस निर्भर रहने में हम जिस चीज को प्रकृति से ले या दे रहे हैं, उस चीजों का प्रकृति के प्रति एक उदारता भरा व्यवहार होना चाहिए, दुष्टता भरा नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो प्रकृति का नुकसान होगा। ओके, तो एक सिंपल सी बात है। तो हम अपने प्रकृति के साथ मधुर संबंध रखेंगे, और कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ क्या आ, होना चाहिए इंटरेक्शन। डेफिनेटली एनवायरनमेंट की तरफ हमारा अप्रोच प्रोटेक्टिव होना चाहिए, उसे बचाने वाला होना चाहिए, ना कि नष्ट करने वाला। उसके उसका संरक्षण करने वाला होना चाहिए हमारा अप्रोच, ना कि दोहन करने वाला। क्योंकि ये सारे जो हमारे एक्शंस हैं एनवायरनमेंट के प्रति, वह एनवायरनमेंट के हेल्थ को बहुत बड़े तरीक मात्रा में अफेक्ट करता है या प्रभाव डालता है। तो एनवायरमेंटल एथिक्स को हम डिफाइन करेंगे कि एनवायरमेंटल एथिक्स involves examining वो सारे आदर्श सिद्धांत, द मोरल प्रिंसिपल्स that govern our relationship with the natural world. Okay? Particularly, it addresses
questions about how humans should interact with the environment. इतना ही नहीं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, what responsibilities we have towards it. So this you will write in environmental ethics के definition में. Okay. तो जब हम अगर ये समझेंगे एनवायरमेंटल एथिक्स को, तब हम यह भी समझने लगेंगे, इस बात को भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर. नेचर का बहुत ही कोर महत्व है. और इस पर्सपेक्टिव को जब धारण कर लेंगे, हम सीख जाएंगे, तब नेचर हमारे लिए एक अभिन्न अंग बन जाएगा हमारे जीवन का. हम उस नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे जब उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से अच्छी तरह से वाकिफ हो लेंगे. जानते सब हैं, लेकिन उसके वैल्यूज को अपने अंदर इनकलकेट कर लेना ही उस एनवायरनमेंट को बचा सकता है. अन्यथा आप सिर्फ ये पेपर पढ़ो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लेकिन इसका असाइनमेंट जब जमा करो तो प्लास्टिक का कवर में जमा करो. ठीक रहेगा वो? बेवफाई हो जाएगी. पढ़ भी रहे उसी के पर में और वहीं से इसी पेपर का के असाइनमेंट में एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं. इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स का असाइनमेंट कभी भी ऐसे प्लास्टिक कवर में एक्सेप्ट नहीं करता. वो बेईमानी हो जाएगा. और सिर्फ असाइनमेंट ही नहीं, अपने जीवन से प्लास्टिक का उपयोग जहां तक संभव हो आप करने से बचें. तो यह आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाने की तरफ. नहीं तो आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं तेजी से. ठीक. तो बेसिकली एक इनहेरेंट टेंडेंसी सभी जीवों में होती है अपने आवास की रक्षा करने की. हमारे अंदर भी है. क्योंकि ये जमीन, वायु, आकाश, ये सब हमारा आवास है, क्षेत्र है. लेकिन हम लोगों ने इस आवास क्षेत्र के अंदर भी अपने छोटे छोटे आवास सुविधा से परिपूर्ण बना रखे हैं, जिसका डिस्चार्ज अंदर वाले आवास का डिस्चार्ज वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर वाले आवास में है. और प्राप्त सभी हम बाहर आवास से ही कर रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर समझ गए कि सबसे ज्यादा ह्यूमन इकोसिस्टम को ह्यूमन इम्पैक्ट किए हुए है. इसीलिए यह हमारा नैतिक कर्तव्य बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इकोसिस्टम की रक्षा करें.
डिफॉरेस्टेशन को रोकें। पॉल्यूशन को रोक नहीं सकते तो कम करें, क्योंकि इन गतिविधियों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिस आवास में रह रहे हैं। अब ये सोचते जाओ कितना प्रलयंकारी प्रभाव पड़ रहा है। इस क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है? वेदर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समुद्र का जल की मात्रा समुद्र में बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियों में बाढ़ आ रही है। ओके, और भी बहुत वैरायटी वैरायटी चक्रवात आ रहे हैं, वैरायटी वैरायटी चीजें हो रही है। और ऐसा हम तब करेंगे, क्लाइमेट को चेंज होने से बचाएंगे, क्योंकि विकास की गति तो बरकरार है, उसे कोई कम करने को राजी नहीं है। तो कम से कम आप इतना तो कीजिए कि आप पौधे लगाएं, फॉरेस्टेशन करें, पॉल्यूशन कम करें। ठीक है, सीवेज वाटर को ट्रीट करके वाटर बॉडीज में डालें, इतना तो कर सकते हैं। पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो करें, प्लास्टिक और इस प्रकार के कचरा जो टॉक्सिक फ्यूम्स उत्पन्न करते हैं उसे ना जलाएं। ठीक, रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। ये कुछ उदाहरण है बस, उन बहुत सारे उदाहरणों की सूची में से जो कि मनुष्य को करने चाहिए, क्योंकि बात बिगड़ी है उन्हीं की एक्टिविटीज के द्वारा, और यह बैलेंस उन्हीं की एक्टिविटीज से बिगड़ा है। तभी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं तो यह एनवायरमेंट बिगड़ते बिगड़ते डिग्रेड होते होते एक दिन रहने के लायक नहीं बन जाएगा। तब क्या होगा? हम्म, तब विनाश की स्थिति आ जाएगी। खुद मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा, दूसरे जीव जंतुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, बेचारे वो बेकसूर मारे जाएंगे, उन्होंने एनवायरमेंट डिग्रेड भी नहीं किया, किया आपने। ठीक, जैसे पटना में गंगा नदी पर पुल बन रहा है, तो जो पुल बनाने वाले पटना के इंजीनियर या जहाँ के भी इंजीनियर हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है कि पटना के उस क्षेत्र में जहां पर पुल बन रहा है, जहां वो पिलर खोद के जमीन नदी के बेसिन में डालेंगे, खंबा खड़ा करेंगे, वह डॉल्फिन का क्षेत्र है, आवास क्षेत्र है। वहां पर डॉल्फिन की प्रजातियां वहां रहती हैं, अपने बच्चों के उनके घर हैं, आवास हैं, जहां इस बात का ध्यान नहीं रखा, आवास क्षेत्र नष्ट हो गया। अब पटना के क्षेत्र में जितनी दूर गंगा नदी बहती है, डॉल्फिन नहीं देखे जाते हैं, पहले दिखते थे। डॉल्फिन देखने के लिए मोकामा बाहर आना पड़ेगा। ठीक, ये तो पढ़े लिखे इंजीनियरों का हाल है। एनीवे, तो हम इसको सस्टेनेबल हो हमारा, ताकि दूसरे जीव जंतुओं को, बेचारे बेकसूर, उनको पुल से क्या मिला? डॉल्फिन को। हम्म, पुल पर तो आप इस पार से उस पार गए, लेकिन डॉल्फिन का आवास नष्ट हो गया। वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलता है, वो बस पाया जाता है। अगर वो यहाँ से विलुप्त हो गए तो वो प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी पृथ्वी से, फिर कभी ना आएगी। तो हमारा फ्यूचर जनरेशन्स जो है उन उन जीवों से वंचित रह जाएगा। सिर्फ ये बायोटिक फैक्टर नष्ट हो गए इन्हीं से ही नहीं, हम जिन एबायोटिक फैक्टर्स का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी का, जैसे एयर वाटर लैंड का, वह हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उस प्योर मात्रा में या उस तरीके का क्वालिटी में
उनके नीड को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं रह जाएगा। और तब स्थिति ऐसी होगी कि इकोनॉमिक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अभी एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके आपने जो ध्यान दे रखा है, एक बार सुनामी आएगी उस सबको खत्म कर देगी, सैकड़ों वर्षों के आपके विकास को। वो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक, एक भूकंप में वो सब तबाह हो जाएगा। कर लो विकास, जितना जंगल काट के बिल्डिंग बनाना है बना लो। वो टेम्पोररी विकास है। नदियों से बालू का उठाव हो रहा है इस क्षेत्र में अंधाधुंध। क्या हो रहा है, होगा उसका प्रभाव। भूमि का जल स्तर भाग जाएगा नीचे, और भाग रहा है, नीचे जाते जा रहा है। वाटर टेबल इज रीचिंग इट्स लोएस्ट लेवल। नदियों के तट पर जो बालू है, क्योंकि बालू सैंड पार्टिकल्स है, आप मैथमेटिक्स फिजिक्स अगर का आइडिया हो तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कोई एक रॉक को बहुत सारे पार्टिकल्स में तोड़ के, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। और वाटर जो है एडहेसिव है, तो वाटर चिपका रहता है इन सभी बालुओं से। किसी ट्रक पर आप देखो बालू जा रहा है, आपको लगे इसमें पानी नहीं, लेकिन नीचे से पानी टपक रहा है। इसके इस सैंड का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है जो तट पर है, वो पानी को रोके हुए है, जिससे वाटर टेबल बरकरार है। अब बालू आप वहां से उठा लिए, अब सूख जाएगा वहां तट क्षेत्र। कितनी भी सूखी नदी हो, उसमें अगर बालू है, आप करो एक बित्ता गहरा बालू निकालो, अंदर बालू गीला मिलेगा। आप बालू को खनन करते जा रहे हो, वाटर टेबल भागेगा, जमीन से पानी चला जाएगा नीचे। एक तो ये नुकसान। दूसरा, जब कभी उस नदी में, भले ही आपने डैम से बांध रखा हो, लेकिन हर डैम का लाइफ होता है, कभी न कभी तो टूटेगा ही वो, डैमेज होगा ही। बाढ़ जो आएगी, वो उस बाढ़ को यह बालू रोक के रखता है। फिर पानी जो है उस मृदा के अपरदन को, सॉइल इरोजन को रोकता है। फिर वहां से उस तट की रेखा को नष्ट करते हुए अंदर तक पानी प्रवेश कर जाएगा और व्यापक तबाही लाएगा। खैर, इन बातों पर सरकार का को पता सब है, ध्यान नहीं है, लूट मार में लगे हैं, तो नुकसान झेलेगा। उस नदी के बालू से आपने घर बना लिया, एक दिन वो घर टूट जाने वाला है, और फ्यूचर जनरेशन को अपने नीड के लिए रिसोर्सेज की कमी पड़ जाएगी। और तब फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे करेंगे। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो चुका होगा, और फिर सोशल फैब्रिक भी जो सोसाइटी का है वह भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन उपाय है। अभी भी अगर हम सचेत हो जाएं, और हम अगर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। एम्पैथिकल एटीट्यूड रख के हर मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधों के प्रति अपनी, उसके प्रति आप प्रोटेक्टिव बने, क्योंकि उनका इकोलॉजिकल सिस्टम में रोल है। और और इकोलॉजिकल सिस्टम जहां डैमेज हुआ है, वहां हम रिस्टोरेशन के उपाय करें, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाएं, रिहैबिलिटेट करें। उस इकोसिस्टम को, उस एनिमल से, जो एनिमल वहां से गायब हो गए हैं या चले गए हैं, उनके हैबिटेट की क्वालिटी को सुधारें। जैसे अगर वहां कोई पानी का स्रोत है,
तो उसकी सफाई कर दें, उसमें कोई इंडस्ट्रियल टॉक्सिक सब्सटेंस वेस्ट नहीं जा रहा हो। अगर जैसे गिर में लायन है तो गिर के लायन जहां से पानी पीते हैं वह वाटर बॉडी सरकार साफ सुथरा रखती है। भाई इसमें गंदगी नाली का पानी तो नहीं डाल देगी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वाटर बॉडी हैं जिसमें गिर के लायन गुजरात के वहां पानी पीते हैं। तो ये उपाय किए जाते हैं अलग से कि जहां से वो पानी भोजन ये सब प्राप्त करें वो सुरक्षित हो, रिस्टोर करें हम उसकी क्वालिटी, हैबिटेट की क्वालिटी को सुधार को दुरुस्त कर दें और उन चीजों को हम रेक्टिफाई करें जो ह्यूमन एक्टिविटी से हार्म इंड्यूस हुई है। लिख लीजिए पॉइंट, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये सब उसी के अंतर्गत है। इकोलॉजिकल रिस्टोर अगर हम इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करेंगे तभी तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारा कमिटमेंट है इकोलॉजी के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, ये हमने किया, बचाया। ठीक है, एक चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे, देहरादून में उत्तराखंड में चला चिपको आंदोलन, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। एनवायरमेंट के साथ जस्टिस करें। जैसे कुछ सोसाइटी, कुछ कम्युनिटीज जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जैसे जंगल में रहने वाले वनवासी, उनके ऊपर एक बर्डन है क्योंकि जंगल को कुछ भी डैमेज होगा तो उनके ऊपर उंगली उठेगी कि रहते तो वही है वहां पर। जैसे भूटान एक देश है, वहां का 80% क्षेत्रफल वनों से ढका है। ये कार्बन निगेटिव कंट्री है। ये जितना कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है उससे ज्यादा ये कार्बन को फिक्स कर देता है। तो जितना इस देश के लोग ले नहीं रहे जितना एनवायरनमेंट को, उससे ज्यादा एनवायरनमेंट के प्रति को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह कंट्री गरीब है। अमीर कौन है? अमेरिका अमीर है, बड़ा देश है, उसका कार्बन निगे क्रेडिट या वो बहुत ही ज्यादा कार्बन पॉजिटिव कंट्री है। जितना वो कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे कहीं कहीं कम मात्रा में वह कार्बन को फिक्स करता है। बहुत ज्यादा गैप है। तो सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचा रहा है और सबसे ज्यादा फायदा एनवायरमेंट को यह पहुंचा रहा है, भूटान। तो अब आप कहोगे तो फायदा तो इसी में है, नुकसान पहुंचाने में। पैसा है, खूब डेवलपमेंट किया, खूब प्रोडक्ट बनाया, खूब माल बनाया, खूब बेचा दुनिया में, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर करके। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पर प्रतिदिन, ये ब्राजील को कहा जाता है लंग ऑफ द अर्थ, दुनिया के कुल ऑक्सीजन की आपूर्ति का अकेले 30% ब्राजील के अमेजन के वर्षा वन कर देते हैं। और दुख की बात यह है कि इसी ब्राजील से में डिफोरेस्टेशन व्यापक पैमाने पर हो रहा है। प्रतिदिन 4 ओलंपिक साइज फुटबॉल फील्ड के बराबर का जंगल यहां से नष्ट हो रहा है। प्रतिदिन 4 ओलंपिक साइज फुटबॉल फील्ड के बराबर का जंगल। ये कौन कर रहे हैं? यहाँ के प्राइवेट ठेकेदार, उसमें सरकार भी शामिल है, जनता भी है। वो अपने जंगलों को बड़ी तेजी गति से काट रहे हैं। ब्राजील भी यही बात कहता है
क्यों, हम ये भी कार्बन पॉजिटिव निगेटिव कंट्री है भूटान की तरह। हम्म? ये भी कहता है कि पूरा दुनिया का शुद्ध करने का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ठेका हम ही ले रखे हैं। हम अपना विकास नहीं करें, हमारी जनता गरीब रहे, भूखे मरे। हम जंगल काटेंगे, उसको खेती के लायक जमीन बनाएंगे, वहां खेती करेंगे या कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे। तो यह दुनिया में देशों की बैठक चलती रहती है, ताकतवर और कमजोर देशों के बीच में। ताकतवर देश दूसरे कमजोर देशों के ऊपर दबाव डालते हैं कि आप एनवायरनमेंट के प्रति ये रहो, हम्म को प्रोटेक्ट करो। हम नहीं करेंगे, हम विकास करेंगे। तो अब थोड़ी परिस्थितियां भिन्न हो रही है, अब ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी को कहते हैं एनवायरमेंटल जस्टिस। इस एनवायरमेंटल जस्टिस को हम लाएंगे, तभी एक व्यापक पैमाने पर दुनिया में समान रूप से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने की पहल हो सकती है। नहीं तो असंतुष्ट रहेगा वो। मेंटल जस्टिस। ओके। एक संसार चंद नाम का आदमी था। इसने भारत में, इंडिया में ही, ये बहुत बाद में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जब तक यह गिरफ्तार हुआ ये लगभग 2000 बाघों को मार चुका था। बाघों का इसने शिकार किया था। और जिस समय ये पकड़ाया उस समय बाघों की संख्या हमारे देश में कुल 2800 थी गिनती के। तो 2000 तो अकेले इसीलिए मार दिया संसार चंद ने। तो टोटल कंट्री में संसार चंद अगर नहीं मारता तो 4800 बाघ होता। हम्म। तो अब इसको कौन सी सजा दी जाए? इन्होंने बाघों का शिकार किस लिए किया? पैसे के लिए किया। और वह पैसा कीमत में कितना कम है इन बाघों के जीवन के मुकाबले। कितना बड़ा इंपैक्ट आ गया हमारे टाइगर पॉपुलेशन पर। किसी भी एनिमल का ग्रुप अगर उसका पॉपुलेशन कम हो जाता है, उसकी संख्या कम होती जाती है, तो उसका सर्वाइवल उतना ही विकट होता चला जाता है। क्योंकि अब ये जो बचे हुए बाघ हैं 2800, प्रजनन इनके बीच में हो रहा होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। नजदीक नजदीक में मेटिंग होगा, और जिससे बीमारियां होंगी और इम्यूनिटी वीक होगा। और एक दिन ऐसा आएगा ये संख्या और घटते घटते स्वतः ही घटती जाएगी। इसीलिए रिस्टोरेशन के बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी संख्या में उस तेजी से इजाफा नहीं हो पाता है, जब एक थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे उस पॉपुलेशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या घट जाती है। ठीक है। अब गूगल कर सकते हो आज के डेट में बाघों की संख्या कितनी है। हमको लगता है 3000 4000 के लगभग होगा। एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेम्बर, यू कैन फाइंड दैट आउट। सो एनवायरनमेंट के साथ जस्टिस करना चाहिए। जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करे उसको सजा दो प्रॉपर, ताकि कोई दूसरा संसार चंद ना आ जाए। दूसरा संसार चंद आ जाए, वो भी 2000 बाघ मार दिया, तो गया इंडिया से बाघ, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह तो इंडिविजुअल लोग प्रयास करेंगे, लेकिन जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो धन्ना सेठ कुबेर हैं, उन्होंने इतनी संपत्ति जो अर्जित कर रखी है, वह किस कॉस्ट पर अर्जित की है? इसी धरती पर कुछ किया काम, एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, तब उसके बनिस्पत उतना उसको संपत्ति हुआ, उतना डिग्रेड किया। तो उनका भी जिम्मेदारी, उनकी बहुत प्रमुख जिम्मेदारी बनती है, कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने इतना गंदा किया है,
प्रोडक्ट बना बना रेस्पॉन्सिबिलिटी, नदियों को, हवाओं को, जमीन को आपने हर जगह पोल्यूशन फैलाया। तो आप अब आप इस एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के इश्यूज की तरफ ध्यान दीजिए। और ऐसा हो भी रहा है, बिजनेस हाउसेस आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग इट एंड देयर इज ट्रेंड विच इज इंक्रीजिंग। कुछ समूह जो है वह अपने इस एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी समझते हैं, जिनमें टाटा एक प्रमुख कंपनी है। ये अपनी कॉरपोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अच्छे से पालन करती है अन्य कंपनीज के मुकाबले लगभग। तो इसलिए कॉरपोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करें, अपने बिजनेस प्रैक्टिस को सुधार लाए करें, ऐसा सुधार लाएं कि उससे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होने से बचा जाए। भले ही पैसा ज्यादा खर्च हो रहा हो, मान लो कि कोई एक सामान बनाने में एक रॉ मटेरियल लग रहा है ए, और इस रॉ मटेरियल के दोहन से एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है बहुत, और इसका जो डिस्चार्ज निकल रहा है नाली से पानी, वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये जो चीज है वो बहुत सस्ता है, बी सामान जो है महंगा है। ओके, और यह भी एनवायरनमेंट से प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसको यूज करने पर वही प्रोडक्ट बनाने के लिए कम प्रदूषण हो रहा है, कम पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन ये महंगा है। तो कंपनी अपना प्रॉफिट के लिए क्या करेगी? ये पदार्थ का इस्तेमाल करती है। तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें। कंपनी पहले खर्च करने से बचती थी, अभी भी बचती है। कंपनी से जो डिस्चार्ज होता है, रूल्स यही कहता है आप वाटर को ट्रीट कीजिए अच्छे से, तब उसको जमीन पर या वाटर बॉडीज में, किसी वाटर बॉडीज में बहाइए। आपने न्यूज में सुना होगा, कोई एक फैक्ट्री है जिसके डिस्चार्ज से बगल के गांव में रहने वाले लोगों के त्वचा जो है सफेद और पीले चकत्ते पड़ गए। उस गांव में रहने वाले लोगों को कैंसर हो रहा है, दांत खराब हो रहे हैं, ये सब सुने होंगे। उनका क्या कसूर? पैसा तो उसने कमाया, फैक्ट्री का मालिक ने, वहां का पानी, हवा, जमीन सब खराब करके। और वहां रहने वाले जो लोग थे वो अपनी बीमारियों उनमें हो गई। अब वो उस बीमारी को इलाज कराने में अपना पैसा लगाएंगे, अपना खर्चा करेंगे। दिया कौन? फैक्ट्री। और ये गरीब अपने रिसोर्स से करेंगे इलाज। तो ये अब चलने वाला नहीं है। आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, थॉमस एंडरसन। हम्म वो जो साइनाइड गैस निकली थी, क्यों हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी? बस कुछ पैसा बचाने के चक्कर में। रिपोर्ट किया गया था कि पाइपलाइन जो है जर्जर अवस्था में है, इसको रिपेयर करा दिया जाए, नहीं तो लीक हो जाएगा कभी। कंपनी के मालिक ने वहां के कामगारों और उस शहर में रहने वाले लोगों के जीवन को तुच्छ समझा। 87 में इंडिया का कोई औकात नहीं था, वैल्यू नहीं था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सपेरों का देश, पूरी दुनिया यहाँ पर कचरा डंप करती थी। मरेंगे वहां के लोग, मरेंगे। इनके पाइप को रिपेयर चेंज करने में जो खर्च आएगा उससे कम वैल्यूबल है यहाँ के लोगों की जिंदगी। वो आज भी भुगत रहे हैं। कितने अंधे हो गए, कितना लाइफ चला गया, 25,000 मौतें हो गई। तो क्या किया उसमें? कॉरपोरेट ने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया? नहीं निभाया। खुद एंडरसन भाग गया देश छोड़ के, या भगा दिया गया उस समय की सरकार के द्वारा। उसे कभी सजा नहीं हुई।
तो इन लोगों के साथ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के शिकार हुए, उन्हें ना एनवायरमेंटल जस्टिस मिला, नहीं मिला। उस कंपनी पर कोई जुर्माना भी नहीं हुआ, ना ही उसने कोई हॉस्पिटल बनाया इन घायलों लोगों को, बाद की जिंदगी जो तबाह हुई, खराब हो गई जनरेशन, उनके इलाज के लिए सब सरकार ने किया टैक्स पेयर के पैसे से। अमेरिका, फिर जब सरकार दूसरी टाइप की सरकार आई थी तो अमेरिका ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम नहीं देंगे एंडरसन को, भारत को। भारत ने मांग किया था एंडरसन का, लेकिन उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी, अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, आज दिवंगत, मध्य प्रदेश के। उन्होंने अपने प्राइवेट चार्टर्ड, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से, प्लेन से उनको रातों रात भोपाल से दिल्ली पहुंचा दिया, एक फोन कॉल आने पर दिल्ली से, कि जनता उग्र होकर कहीं इसको कुछ कर ना दे, इसके जीवन की रक्षा कर ली एंडरसन की। अभी कुछ पिछले साल मरा है बस ये, अपने पूरा जिंदगी जिया है, बूढ़ा होके मरा। और फिर दिल्ली से इसे अमेरिका सेफ निकाल दिया गया, ताकि ये यहाँ की न्यायपालिकाओं से भी बच जाए, कानून व्यवस्था से भी जितनी जल्दी हो इसको भगा दिया गया यहाँ से। और फिर अमेरिका जाके अंगूठा हाथ दिखा दिया, नहीं है, यहाँ की अदालत में भी नहीं आया कभी ये। एनीवे, तो ये सब चीज को रोकना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। कॉरपोरेट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, और सरकार अपने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से भी एजुकेशन और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए, जिससे कि एनवायरनमेंट के एथिकल वैल्यूज की पढ़ाई हो, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 में ही पीजी में आपको ये बात सिखाई जा रही है। तो एडुकेशन के द्वारा एंड अवेयरनेस के द्वारा। जैसे आपका कोई मित्र जो ये पेपर नहीं पढ़ा है, तो आप लेकिन पढ़े हो, आप जानते हो, तो उसको बताओगे, अवेयर करोगे, नहीं ऐसा मत करो, इससे ये हो जाता है, ये होगा। तो इन टोटल हम ये कहेंगे, अब नाउ आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, हम ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट इज प्लेइंग ए क्रूशियल रोल in guiding our interactions with ecosystems. इतना ही नहीं, it is recognizing the intrinsic value of nature. इसी environmental ethics के को इनकलकेट कर लेने से हम अडॉप्ट कर रहे हैं ऐसे प्रैक्टिसेज जिससे एनवायरमेंट की इंटीग्रिटी बरकरार रहे और एनवायरमेंट सस्टेन्ड रहे। क्योंकि नई एथिकल वैल्यूज होगा तो ये सब हम डिग्रेड करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, फिर इसका उल्टा काम करेंगे जिससे एनवायरमेंट का नुकसान होगा। ठीक, यही एनवायरमेंटल एथिक्स की भावना रहेगी तो हम एनवायरमेंट के प्रति जस्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हम जैसे यह मनुष्य समुदाय 20वीं सेंचुरी से आगे 21st सेंचुरी में आ गया है, सवाल यह उठता है कि यह मनुष्य समुदाय 22nd सेंचुरी में क्या जाएगा? क्या मनुष्य 2201 देख पाएगा सन? ये मनुष्यों को ही चुनाव करना है, देखना है या नहीं देखना है। बचाओ एनवायरनमेंट को तो देख लेंगे, नहीं तो इसी तीव्र गति से चलता रहा तो हो सकता है 2201 ना देख पाए मनुष्य समुदाय। उससे पहले ही 2080 में प्रलयंकारी बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि तब तक जिस गति से मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर, इस समय तक 2080 तक हिमालयन ग्लेशियर, अल्पाइन ग्लेशियर, एंड्रियन ग्लेशियर, जितनी भी पर्वतमाला है, रॉकियन ग्लेशियर, इंक्लूडिंग द पोलर ग्लेशियर,
बोथ नॉर्थ पोल साउथ पोल सब के सब मेल्ट हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग से बाय 2080। इसलिए आज ही रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएंगे। और जब यह मेल्ट हो जाएंगे तब फिर मैदानी क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं वो बाढ़ का विकराल रूप भी ले लेंगी, और जो समुद्र तट है वो समुद्र का लेवल, पानी का सतह जो ऊपर उठ जाएगा उस वजह से जो तटीय शहर है और उससे अंदर तक भी जमीन में पानी घुस जाएगा, वह सब तो डूब ही जाएंगे और जमीन में अंदर तक पानी घुस जाएगा। हो सकता है जमीन का कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर ना दिखे, पूरी की पूरी पृथ्वी भी जलमग्न हो सकती है। इसकी भी प्रबल संभावना है। तो अगर हमें 2201 देखना है तो एनवायरमेंटल एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो, और वो भी जल्दी करना पड़ेगा। आप कहोगे 20 साल के बाद फॉलो करेंगे एनवायरमेंटल एथिक्स को, तब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चले जाएंगे अगर, तो फॉलो करने के बाद भी एनवायरमेंट को नहीं बचा सकोगे, एनवायरमेंटल को डिग्रेड मतलब उसको रिस्टोर नहीं कर सकोगे, बचाने का कोशिश करने के बाद भी रिस्टोर नहीं कर सकोगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम इन कोशिशों को शुरू करें तो हम एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को रिस्टोर कर सकते हैं, अभी भी हाथ में है। ओके, तो यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस लेक्चर नाउ। Thank you for your attention, and I am open to any question or discussion you may have on this topic of environmental ethics and ecosystem sustainability. Thank you.